नमस्कार। कभी रात में आसमान को देखा है? वो अरबों टिमटिमाते तारे, ग्रह, ये अंधेरा। सोचने लगता हूँ कि हम हैं कहाँ इस सब में। सोचिए, करीब 13.6 अरब साल पहले सब कुछ, हर एक चीज एक ही बिंदु में थी। बहुत गर्म, बहुत घना। आज हम इसी बड़ी सी तस्वीर में अपना कोना देखेंगे। हमारा सौरमंडल, सोलर सिस्टम कैसे बना, ये क्या क्या है इसमें, और मतलब ये जानना जरूरी क्यों है। हमारी ये सारी बातचीत एक दस्तावेज पर आधारित है, सोलर सिस्टम इंग्लिश नोट्स डॉट पीडीएफ। इसमें ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर ग्रहों, तारों और दूसरी कई दिलचस्प चीजों के बारे में अच्छी खासी जानकारी है। तो इरादा ये है कि इन नोट्स से खास बातें निकालें, समझें और अपने इस आस पड़ोस को, मतलब ब्रह्मांडीय पड़ोस को, थोड़ा बेहतर जानें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी तस्वीर से, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स से। इसकी पढ़ाई को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। और जब बात आती है कि ये बना कैसे, तो बिग बैंग थ्योरी ही सबसे मानी हुई थ्योरी है। हाँ, ये आइडिया जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था 1931 में, और फिर एडविन हबल, उन्होंने देखा कि आकाशगंगाएं दूर जा रही हैं एक दूसरे से। इससे ये बात और पक्की हो गई। तो बिग बैंग, एक महाविस्फोट, करीब 13.6 अरब साल पहले सब कुछ एक बिंदु से फैलना शुरू हुआ। सोचना भी मुश्किल है। सच में। और इसी फैलते हुए ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाशगंगाएं हैं, मतलब गैलेक्सीज। हम जिस गैलेक्सी में हैं उसका नाम है मिल्की वे या मंदाकिनी। और हमारी सबसे पास वाली बड़ी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा। अच्छा, तो इतनी बड़ी जगह में हमारा अपना सौरमंडल कैसे बना? नोट्स में निबुलर थ्योरी का जिक्र है। हाँ, ये थ्योरी इसे पहले इमैनुअल कांट ने 1755 में सोचा था। फिर लैपलास ने 1796 में इसे और सुधारा। ये बताती है कि हमारा सौरमंडल धूल और गैस के एक बहुत बड़े घूमते हुए बादल से बना। इसे नेबुला कहते हैं। इसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम थी। और फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण ये बादल सिकुड़ने लगा होगा। बिल्कुल। सिकुड़ने से बीच में दबाव और गर्मी इतनी बढ़ गई कि न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब नाभिकीय संलयन, शुरू हो गया। हाइड्रोजन के एटम जुड़कर हीलियम बनाने लगे और इसी आग की भट्टी से हमारा सूरज बना, करीब 4.5 अरब साल पहले। आज भी सूरज में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन ही है, करीब 70%, और बाकी हीलियम। अच्छा। यहीं पर ग्रहों के बनने को समझाने के लिए एक और थ्योरी है, ग्रहाणु परिकल्पना, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। इसे चैम्बरलिन और मोल्टन ने 1905 में दिया था। नेबुलर थ्योरी तो बादल के बनने और सिकुड़ने पर फोकस करती है, पर यह वाली बताती है कि उस बादल के अंदर धूल और चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े, मतलब ग्रहाणु, कैसे आपस में जुड़ जुड़कर धीरे धीरे ग्रह बन गए। दोनों थ्योरी मिलकर ज्यादा अच्छी तस्वीर देती हैं। भारत में भी इस पर काफी काम होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर में, जिसका मुख्यालय है, वो इसी तरह के सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। ठीक है, तो सौरमंडल में सूरज तो हो गया, उसके अलावा और क्या है? नोट्स में ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस पिंडों की बात है। हाँ, ल्यूमिनस यानी वो जिनकी अपनी रोशनी होती है, जैसे तारे। और नॉन ल्यूमिनस वो जिनकी अपनी रोशनी नहीं होती, वो दूसरों की रोशनी से चमकते हैं, जैसे हमारे ग्रह और चांद। और ग्रहों और तारों के अलावा भी काफी कुछ है वहां ऊपर, जैसे क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स। ये चट्टानें हैं जो सूरज के चक्कर लगाती हैं, ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच में। हाँ, वो एस्ट्रॉइड बेल्ट। फिर है उल्का पिंड, मीटेरॉइड्स। ये अंतरिक्ष में घूमते चट्टान या धातु के छोटे टुकड़े हैं। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते हैं तो हवा से रगड़ खाकर जल उठते हैं। इन्हें ही हम उल्का, मीटियोर या टूटता तारा कहते हैं। ज्यादातर ये मीजोस्फीयर, मतलब मध्यमंडल में ही जलकर राख हो जाते हैं। और धूमकेतु भी तो हैं, कॉमेट्स, बर्फीली धूल के गोले। जब ये सूरज के पास आते हैं तो गर्मी से पिघलते हैं और एक पूंछ बन जाती है। हैली का धूमकेतु सबसे फेमस है ना? बिल्कुल। हाली कॉमेट हर 76 साल में दिखता है। पिछली बार 1986 में आया था, अब 2061 में दिखेगा। इसकी वापसी की भविष्यवाणी करना एस्ट्रोनॉमी की एक बड़ी जीत थी। पता चलता है कि ब्रह्मांड कितना नियमित है। अब जरा तारों की बात करते हैं, स्टार्स। इनकी अपनी रोशनी होती है। नोट्स कहते हैं कि उनका रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। हाँ, सही। जो तारे ठंडे होते हैं वो लाल दिखते हैं, और जो बहुत गर्म होते हैं वो नीले सफ़ेद। आसमान में ये तारे हमें कुछ खास पैटर्न में दिखते हैं, जिन्हें हम तारामंडल, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं।
जैसे ओरायन या सप्तऋषि मतलब अर्ज़ा मेजर। पुराने जमाने से लोग इन्हें दिशा पहचानने या कहानियों के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। और रात में सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा कौन सा है? सूरज को छोड़कर बेशक। वो है सीरियस, इसे डॉग स्टार भी कहते हैं। लेकिन हमारे लिए तो सबसे खास तारा अपना सूरज ही है। पृथ्वी से दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर और उसकी रोशनी को हम तक आने में 8 मिनट 30 सेकंड लग जाते हैं। सोचिए, रोशनी की रफ्तार करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। है ना कमाल की बात? जो गर्मी और रोशनी हमें मिल रही है वो सूरज से 8.5 मिनट पहले चली थी। और सूरज का वजन हमारे पूरे सौर मंडल के वजन का लगभग 99% हिस्सा अकेले सूरज का है। वही सबको बांधे रखता है, ऊर्जा देता है। आकार में ये पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। और तापमान सतह पर करीब 5600 डिग्री सेल्सियस, पर केंद्र में 1.5 करोड़ केल्विन से भी ज्यादा, जहां वो न्यूक्लियर फ्यूजन चलता रहता है। हाँ, उसमें मेनली हाइड्रोजन 73% और हीलियम 25% है। साथ में कुछ भारी धातुएं भी हैं। भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 जिसे इसरो ने भेजा है, वो सूरज के इन्हीं रहस्यों को और समझने की कोशिश कर रहा है। सूरज के बाद हमारा सबसे करीबी तारा कौन सा है फिर? वो प्रोक्सिमा सेंटोरी है, करीब 4.24 प्रकाश वर्ष दूर। देखिए, दूरियां इतनी ज्यादा हैं कि किलोमीटर्स में बात करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। ये वो दूरी है जो लाइट एक साल में तय करती है, करीब 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स। एक और यूनिट है पार्सेक, जो लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। चलिए अब ग्रहों की दुनिया में चलते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। इन्हें 2 ग्रुप में बांटा गया है। हाँ, पहले 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय या आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ये सूरज के पास हैं, छोटे हैं और चट्टान और धातु से बने हैं। और फिर आते हैं बाहरी ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये जोवियन या बाहरी ग्रह हैं। ये गैस और बर्फ के बहुत बड़े गोले हैं, स्थलीय ग्रहों से कहीं ज्यादा बड़े और सूरज से बहुत दूर। और इन दोनों ग्रुप्स के बीच में, मतलब मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच, वो पूरी बेल्ट है जिसे क्षुद्र ग्रह बेल्ट या एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। लाखों छोटे बड़े चट्टानी पिंड घूम रहे हैं वहां। यहीं पर एक छोटा ग्रह पंडित जसराज भी है। इसका नंबर 300128 है, जो पंडित जसराज जी की जन्मतिथि 28 जनवरी 1930 से लिया गया है ना दिलचस्प? कैसे विज्ञान और संस्कृति जुड़ जाते हैं। हाँ, ये तो है। अच्छा, ग्रहों की 2 तरह की चाल होती हैं। एक तो अपनी धुरी पर घूमना, रोटेशन, जिससे दिन रात होते हैं, और दूसरा सूरज के चारों ओर घूमना, रेवोल्यूशन, जिससे साल बनता है। ज्यादातर ग्रह एक ही दिशा में घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। सिवाय 2 के, शुक्र यानी वीनस और अरुण यानी यूरेनस। ये दोनों अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम, क्लॉकवाइज। अरुण तो लगभग लेटा हुआ ही है अपनी साइड पर। शायद ये सौर मंडल बनने के समय हुई किसी बड़ी टक्कर का नतीजा हो। अब आते हैं पृथ्वी के साथ ही चंद्रमा पर, हमारा इकलौता प्राकृतिक उपग्रह। हाँ, चांद की अपनी रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करता है। पृथ्वी से दूरी है करीब 3,84,000 किलोमीटर और इसकी रोशनी हम तक सिर्फ 1.26 सेकंड में पहुंच जाती है। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का सिर्फ छठा हिस्सा है, तभी तो एस्ट्रोनॉट्स वहां उछलते हुए चलते हैं। नोट्स में सिंक्रोनस रोटेशन यानी तुल्यकालिक घूर्णन का जिक्र है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चांद को अपनी धुरी पर घूमने में उतना ही टाइम लगता है जितना पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में, करीब 27.3 दिन। इसी वजह से हमें पृथ्वी से हमेशा चांद का एक ही हिस्सा दिखता है, लगभग 60%। इसे नियर साइड कहते हैं। जो हिस्सा नहीं दिखता वो फार साइड है। ये काफी कॉमन है, कई ग्रहों के चांद ऐसे ही घूमते हैं। और भारत का चंद्रयान 3 मिशन, उसने तो चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग की थी। लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का प्रज्ञान और लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। चलिए अब ग्रहों का एक छोटा सा टूर करते हैं। पहले अंदर के चट्टानी ग्रह, शुरुआत बुध से। मरकरी। बुध सूरज के सबसे पास है और सबसे छोटा भी। ये सबसे तेज घूमता है सूरज के चारों ओर, सिर्फ 88 दिन में एक चक्कर। पर इसका कोई खास वायुमंडल नहीं है।
इसलिए दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडा हो जाता है। कोई चांद भी नहीं है इसका। अगला है शुक्र, वीनस। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, पर है बहुत अलग। ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, बुध से भी ज्यादा। क्यों भला? क्योंकि शुक्र का वायुमंडल बहुत घना है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से भरा हुआ। ये जबरदस्त ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। गर्मी अंदर फंस जाती है और सतह का तापमान 460 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। मतलब इसमें आकर्षक बात यह है कि कैसे सिर्फ वायुमंडल एक ग्रह को इतना अलग बना सकता है। ये हमें अपनी पृथ्वी के वायुमंडल के संतुलन की अहमियत भी समझाता है। शुक्र बहुत चमकता भी है, सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं इसे। इसका भी कोई चांद नहीं है और ये अपनी धुरी पर बहुत धीरे घूमता है, और वो भी उल्टा। एक शुक्र का दिन उसके एक शुक्र के साल से भी लंबा होता है। हाँ, जीवन है। 70% पानी से ढकी है, इसलिए नीला ग्रह कहते हैं। ये सौर मंडल का सबसे घना ग्रह है और इसका एक चांद है। और चौथा आंतरिक ग्रह मंगल, मार्स, लाल ग्रह। ये रंग उसमें मौजूद आयरन ऑक्साइड की वजह से है, मतलब जंग। ये पृथ्वी से छोटा है। इसके दो छोटे अजीब से दिखने वाले चांद हैं, फोबोस और डीमोस। मंगल पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ओलंपस मॉन्स, और सबसे गहरी घाटी भी, वैलिस मरीनेरिस। वैज्ञानिक यहाँ पानी और पुराने जीवन के निशान खोज रहे हैं, इसीलिए ये भविष्य के इंसानी मिशनों के लिए एक बड़ा टारगेट है। मंगल के बाद आ जाती है वो एस्ट्रॉइड बेल्ट, जो एक तरह से बॉर्डर है। इसके पार ग्रहों का अंदाज बिल्कुल बदल जाता है। अब आते हैं गैस और बर्फ के बड़े ग्रहों पर। पहला है बृहस्पति, जुपिटर। जुपिटर सौर मंडल का राजा है, सबसे बड़ा ग्रह। इतना बड़ा कि बाकी सारे ग्रह इसमें समा सकते हैं। ये गैस का गोला है, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम। ये अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है, 10 घंटे से भी कम में। इसी तेज घूमने से इसके वायुमंडल में बड़े बड़े तूफान और बैंड्स बनते हैं, जैसे वो मशहूर ग्रेट रेड स्पॉट। चांद और शुक्र के बाद आसमान में ये तीसरा सबसे चमकीला पिंड है। और इसके चांद कितने हैं? नोट्स कह रहे हैं 146। हाँ, बहुत सारे। और इसके जो 4 सबसे बड़े चांद हैं, आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, उन्हें गैलीलियो ने 1610 में ही खोज लिया था। गैनीमेड तो बुध ग्रह से भी बड़ा है, और यूरोपा, उस पे बर्फ की मोटी परत के नीचे पानी का समुद्र हो सकता है। ये जीवन की खोज के लिए बहुत रोमांचक जगह मानी जाती है। बृहस्पति के हल्के छल्ले यानी रिंग्स भी हैं। अगला है शनि, सैटर्न। ये तो अपने सुंदर छल्लों के लिए जाना जाता है। शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके छल्ले बर्फ के टुकड़ों, धूल और चट्टानों से बने हैं। गैलीलियो ने इन्हें धुंधला सा देखा था, पर ह्यूजेंस ने 1655 में इन्हें साफ पहचाना। शनि का घनत्व इतना कम है कि पानी से भी कम, मतलब अगर कोई बहुत बड़ा तालाब होता तो शनि उसमें तैरता। शनि के भी बहुत सारे चांद हैं, बृहस्पति जितने ही, 146। इसका सबसे बड़ा चांद टाइटन है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल, टाइटन सौरमंडल का अकेला ऐसा चांद है जिसका घना वायुमंडल है और उसकी सतह पर मीथेन और ईथेन की नदियां और झीलें हैं, पर तरल रूप में। शनि का एक और चांद है, एन्सेलैडस। वो अपनी बर्फीली सतह के नीचे से पानी के फव्वारे छोड़ता है। ये दोनों जगहें, टाइटन और एन्सेलैडस, पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावना के लिए टॉप के जगहों में गिनी जाती हैं। 7वां ग्रह है अरुण, यूरेनस। इसका रंग हल्का हरा नीला सा है, मीथेन गैस की वजह से। इसे बर्फीला दानव या आइस जाइंट कहते हैं। यूरेनस को विलियम हर्शल ने 1781 में दूरबीन से खोजा था। ये भी शुक्र की तरह उल्टा घूमता है और ये सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। सबसे अजीब बात है इसका झुकाव। ये अपनी कक्षा पर करीब 98 डिग्री झुका हुआ है, जैसे लुढ़क रहा हो। और आखिर में 8वां ग्रह वरुण, नेपच्यून। ये भी एक बर्फीला दानव है। मीथेन के कारण इसका रंग गहरा नीला है। वरुण चौथा सबसे बड़ा और तीसरा सबसे भारी ग्रह है। इसकी खोज बड़ी दिलचस्प थी। 1846 में इसे गणित की मदद से खोजा गया था। अर्बन लेवियरियर और जॉन काउच एडम्स दोनों ने अलग अलग हिसाब लगाया कि यूरेनस की चाल में जो गड़बड़ी आ रही है वो किसी अनजान ग्रह के गुरुत्वाकर्षण की वजह से होनी चाहिए। फिर जोहान गाले ने उसे ठीक वहीं पाया जहां बताया गया था। ये तो वाकई एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि गणितीय मॉडल हमें भविष्य में और क्या-क्या खोजने में मदद कर सकते हैं। वरुण के 14 चांद पता हैं,
जिनमें सबसे बड़ा है ट्राइटन। वरुण को सूरज का एक चक्कर लगाने में 165 पृथ्वी साल लगते हैं। मतलब जब से इसे खोजा गया है तब से अब तक इसने मुश्किल से सूरज का एक ही चक्कर पूरा किया है। कुइपर बेल्ट कहते हैं। ये एस्टेरॉयड बेल्ट से कई ज्यादा बड़ा है। इसमें अरबों बर्फीले पिंड, धूमकेतु और कुछ बौने ग्रह भी हैं। यहीं हाउमेया नाम का एक बौना ग्रह है जो बहुत तेजी से घूमता है। हाँ, बौने ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट्स। प्लूटो को इसी में डाल दिया था ना। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने 2006 में ग्रह होने की 3 शर्तें रखी थी। 1, सूरज का चक्कर लगाता हो। 2, लगभग गोल हो, मतलब अपने गुरुत्वाकर्षण से गोल बन गया हो। और 3, उसने अपनी कक्षा को बाकी कबाड़ से साफ कर दिया हो। और प्लूटो वो तीसरी शर्त पूरी नहीं करता। उसकी कक्षा में कुइपर बेल्ट के और भी कई पिंड घूमते हैं, इसीलिए उसे अब बौना ग्रह माने जाता है। प्लूटो कुइपर बेल्ट का सबसे बड़ा पिंड है जो हमें पता है, और उसका सबसे बड़ा चांद चेरॉन है। उसे सूरज का एक चक्कर लगाने में 248 पृथ्वी साल लगते हैं। और दूसरे बौने ग्रहों में एरिस, माके ये दोनों भी कुइपर बेल्ट में हैं, और सिरेस शामिल हैं। सिरेस की बात अलग है, वो एस्ट्रॉयड बेल्ट में है। और जैसे तारों का जन्म होता है नेब्यूला से, उनका अंत भी होता है। नोट्स के आखिर में इसका भी जिक्र है। जब बड़े तारे अपना ईंधन खत्म कर देते हैं तो वो एक जबरदस्त धमाके के साथ फट सकते हैं। इसे सुपरनोवा कहते हैं। इस धमाके से भारी तत्व बनते हैं और अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। यही नए तारों और ग्रहों के बनने का सामान बनते हैं। धमाके के बाद जो घना कोर बचता है वो न्यूट्रॉन तारा बन सकता है, एक अविश्वसनीय रूप से घना पिंड जो तेजी से घूमता है और रेडिएशन फेंकता है। इसे पल्सर कहते हैं। और अगर शुरू का तारा बहुत ही बड़ा था तो उसका कोर ढहकर ब्लैक होल बन सकता है। स्पेस में एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती। तो ये थी हमारे सौर मंडल और उससे जुड़े इस ब्रह्मांड की एक झलक। बिग बैंग से शुरू होकर ग्रहों की अलग अलग दुनिया, बर्फीली जगहों और तारों के अंत तक हमने देखा कि हर चीज की अपनी कहानी है, अपना एक अलग अंदाज है। तो इस सब जानकारी का हमारे लिए क्या मतलब है? ये हमें याद दिलाता है कि हम कितने बड़े, कितने गतिशील और पेचीदा ब्रह्मांड का हिस्सा है। ये हमें हमारी अपनी पृथ्वी की खासियत और उसके नाजुक संतुलन का एहसास कराता है। और ये विज्ञान की उस लगातार चलने वाली खोज को दिखाता है जो हमें इन दूर की दुनियाओं के बारे में बताती है, हमारी जिज्ञासा को जगाती है और ब्रह्मांड में हमारी जगह समझने में मदद करती है। बिल्कुल, और बड़े सवाल पूछने के लिए भी उकसाता है। तो चलिए इस बातचीत को एक ऐसे ही सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे वरुण को गणित से खोजा गया था, क्या हमारे सौर मंडल या उससे भी आगे और भी ऐसे ग्रह या रहस्य छिपे हो सकते हैं जिनका अंदाजा तो गणित ने लगा लिया है पर हमारी दूरबीनें अभी उन्हें देख नहीं पाई हैं? या फिर ये सोचते हुए कि यूरोपा, एन्सेलाडस और टाइटन जैसी जगहों पर जीवन के लिए जरूरी चीजें मिल सकती हैं, पृथ्वी के बाहर जीवन कैसा दिख सकता है और क्या हम उसे खोजने के बहुत करीब हैं?